क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि संसद भवन तक बेच दिया हो? नटवरलाल लाल एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी कलम और दिमाग से पूरे देश को चकमा दिया और यहाँ तक कि सरकार को भी बेवकूफ बना दिया। एक छोटे से गांव का होशियार लड़का कैसे बना भारत का सबसे बड़ा कॉन मैन। उनका सबसे साहसी दावा था संसद को बेचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल कहानी और स्टोरी पर। पिछले कुछ दिनों से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे। उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। इस वजह से कुछ दिनों तक इस चैनल पे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और यहाँ तक कि संसद भवन तक बेच दिया हो? सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन ये कहानी है भारत के सबसे मशहूर ठग नटवरलाल की, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। नटवरलाल एक ऐसा आदमी था जिसने अपनी कलम और दिमाग से पूरे देश को चकमा दिया, जिसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपनी चालाकी से बड़े बड़े उद्योगपतियों, विदेशी व्यापारियों और यहाँ तक कि सरकार को भी बेवकूफ बना दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस शख्स की पूरी कहानी। नटवरलाल का पूरा नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवरलाल था। एक छोटे से गांव का होशियार लड़का कैसे बना भारत का सबसे बड़ा कॉन मैन। 1912 में बिहार के सीवान जिले के बंगरा गांव में जन्मे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव एक सम्मानित परिवार से आते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन मास्टर थे। परिवार में पढ़ाई लिखाई को अहमियत दी जाती थी। बचपन से ही मिथिलेश बहुत ही तेज दिमाग और गजब की याददाश्त वाले थे। गांव के लोग कहते थे कि वे किसी भी चीज को एक बार पढ़ ले तो उसे हुबहू याद कर लेते थे। पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्हें आगे चलकर बैंक क्लर्क की नौकरी मिली। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा ठग बना दिया। बैंक में काम करते हुए उन्होंने सीखा हस्ताक्षर, चेक, ड्राफ्ट और वित्तीय प्रणाली के सारे नियम। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि अगर इन नियम को तोड़ा जाए तो पैसे कमाने का सबसे आसान रास्ता खुल सकता है। उनका पहला अपराध था एक ग्राहक के हस्ताक्षर की नकल करके चेक से पैसे निकाल लेना। यह उनका पहला इजी मनी का स्वाद था। पहली बार पकड़े जाने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन मिथिलेश ने हार नहीं मानी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत पहचानी, हस्ताक्षर और सरकारी मुहरों की हुबहू नकल करना। धीरे धीरे उन्होंने नकली चेक, फर्जी बैंक ड्राफ्ट और दस्तावेज बनाने शुरू किए। उन्होंने छोटे छोटे अपराधियों का एक नेटवर्क बनाया। कोई नकली आईडी बनाता, कोई स्टैंप, कोई सरकारी सील। इस टीम वर्क ने उन्हें और भी ताकतवर बना दिया। नटवरलाल का सबसे मशहूर कारनामा था ताजमहल को बेचना। उन्होंने खुद को एक सरकारी अधिकारी बताकर अमीर व्यापारियों और विदेशियों को यकीन दिलाया कि सरकारी ऐतिहासिक इमारतों को प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए बेच रही है। उन्होंने नकली दस्तावेज, सरकारी सील और यहाँ तक कि नीलामी के कागज तक तैयार किए। लोगों से मोटी रकम एडवांस ली और फिर गायब हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने ताजमहल को कई बार बेचा है। दिल्ली में भी उन्होंने यही खेल दोहराया। उन्होंने नकली डीडस बनाई जिनमें लिखा था कि लाल किला और राष्ट्रपति भवन लीज या बिक्री पर है। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नकली साइन तक कर दिए। उनका सबसे साहसी दावा था संसद को बेचना। कहा जाता है कि उन्होंने एक विदेशी व्यापारी को संसद भवन बेच दिया और सौदे में सांसदों को भी शामिल कर दिया। हालांकि ये कानूनी रूप से कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन ये कहानी उनकी लेजेंडरी इमेज का हिस्सा बन गई। नटवरलाल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एक्टिंग और आत्मविश्वास। उन्होंने 50 से ज्यादा नकली नाम और पहचान इस्तेमाल की। कभी वकील, कभी सरकारी अफसर, कभी बिजनेसमैन। हमेशा अपने किरदार के हिसाब से कपड़े पहनते, सूट, टाई, फाइलें और नकली आईडी कार्ड अपने पास रखते। उनका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि लोग उन पर कभी शक नहीं कर पाते थे। उन्होंने नकली नीलामी दस्तावेज, सरकारी सील, राजस्व स्टैंप और अधिकारियों के हस्ताक्षर तक बना लिए थे। दिलचस्प बात यह थी कि वो हमेशा अमीर लोग को टारगेट करते थे। उन्होंने कभी भी गरीबों से कोई पैसा नहीं लिया। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि उन्होंने अपने गांव में स्कूल और गरीबों की मदद के लिए पैसे दान किए। नटवरलाल को 1940 से 1980 के बीच कम से कम 9 बार गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर अदालतों ने उन्हें 113 साल की सजा सुनाई।
लेकिन असली कहानी तो उनकी जेल से भागने की कला थी। एक बार वह वकील का भेष बनाकर कोर्ट से बाहर निकल गए। दूसरी बार पुलिस अफसर का यूनिफॉर्म पहनकर खुद को ही स्कॉट करते हुए बाहर ले गए। कभी कानपुर, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी पटना, हर जगह से वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पुलिस वाले भी उनकी चालाकी देखकर हैरान रह जाते थे। जून 1996 में 84 साल की उम्र में उन्हें कानपुर जेल से दिल्ली कोर्ट ले जाया जा रहा था, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो पुलिस की आंखों के सामने से गायब हो गए। उसके बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि उन्होंने गार्ड्स को रिश्वत दी और अपनी पुरानी चालाकी से भाग निकले। उनके भाई ने दावा किया कि नटवरलाल 1996 में ही मर गए और रांची में उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन बाद में कई रिपोर्ट्स आई कि उन्हें 2000 के बाद भी जिंदा देखा गया। 2009 में एक कानूनी दस्तावेज में उनकी मौत की तारीख 25 जुलाई 2009 लिखी गई, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जानता। क्या वे जेल से भागकर आजाद मरे या फिर गुमनामी में कहीं खो गए? ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। भारत में नटवरलाल नाम अब ठगी का पर्याय बन चुका है। जब कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो मीडिया उसे मॉडर्न डे नटवरलाल कहती है। उनके गांव के लोग उन्हें भारत का सबसे होशियार आदमी कहते थे। नटवरलाल की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि ये मानव मनोविज्ञान का आईना भी है। उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उनके पास ना तो बंदूक थी, ना ही कोई गैंगस्टर स्टाइल ताकत। उनकी असली शक्ति थी कलम, कागज और आत्मविश्वास। वे जानते थे कि इंसान को हराने के लिए हथियार की नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को पहचानने की कला चाहिए। और यही कला नटवरलाल ने सबसे ज्यादा निखारी। जब किसी बिजनेसमैन को ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वो ताजमहल या लाल किला खरीदकर करोड़ों में मुनाफा कमा सकता है, तो उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ जाता था। उन्होंने लोगों के अहंकार को भी खेल बना दिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन और विदेशी व्यापारी ये सोचकर फंस जाते कि सरकार उन्हें खास सौदे में शामिल कर रही है। यह अहंकार उन्हें नटवरलाल के जाल में खींच लाता। और सबसे अहम, उन्होंने लोगों के अंधविश्वास और अंधविश्वास जैसी आस्था का फायदा उठाया। लोग सरकारी मुहर, दस्तावेज और आधिकारिक भाषा देखकर बिना सवाल किए यकीन कर लेते थे। नटवरलाल ने यह साबित कर दिया कि मानव स्वभाव की कमजोरियां, लालच, अहंकार और अंधविश्वास किसी भी ताले की चाबी बन सकती है। यही कारण है कि लोग आज भी उन्हें सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जादूगर मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।